डॉक्टर से ज़्यादा आज भी इस देश में कोई सेफ प्रोफेशन नहीं। बट अभी एनएमसी ने अड़ाम छड़ाम कुछ भी मेडिकल कॉलेज खोल दिए। क्या हुआ? ये क्या चाह रहे हैं? अध पके अध कचरे डॉक्टर बने। झोला छाप डॉक्टरों की वजह से पढ़े लिखे डॉक्टर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और सरकार इस पे चुप बैठी है। क्या उतना तो कई डॉक्टर एक महीने में कमाते हैं, हम छपाते क्या पेपर में? सरकार की ये मानसिकता हो गई है कि हमारा काम है जो टैक्स दे सकता है उसके ऊपर और बोझ डालो। ये दिन भर का घिनापन जो अपने देश में चलता है, इस बाबू को खिलाओ उस बाबू को खिलाओ, वो नहीं होता। हेल्थ मिनिस्टर आज बना दो, मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे वो नायक पिक्चर में अनिल कपूर ने चैलेंज किया था, मैं 1 साल में हेल्थ इंडस्ट्री को सुधार दूंगा। इंडिया इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे खराब। इस वर्स्ट इन द वर्ल्ड में हमारे जैसे देशभक्त लोग रुक के काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के कब्जे से छुड़वाया उसको। मेरी लाइफ जितनी मतलब नेटफ्लिक्स सीरीज़ के लायक है, कभी मैं बड़ा आदमी बना तो बनेगी भी उस पर नेटफ्लिक्स सीरीज़। हमारे प्रेमानंद जो महाराज हैं उनने कुछ बोला, तो ये जो बाबा हैं जिनको IMA से इतनी लथाड़ पड़ी, तुम अगर जो आदमी खुद को भगवान बोल रहा है सबसे पहले उससे बचो, चाहे वो मैं भी हूँ। कोई आदमी जो खुद की आरती उतरवा रहा है, खुद भगवान बोल रहा है, मेरा भगवान से कनेक्शन है, मोबाइल पे बात हो रही है, वो आपको मूर्ख बना रहा है। वो व्यक्ति आज नहीं तो कल जेल जाएगा। हमारे भगवा का नाम खराब ना करें। हम लोग जैसे लोग हिंदू हैं जो बैठ के आपके लिए काम कर रहे हैं, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपको मालूम है वो कौन सा देश है जिसने मॉडर्न मेडिसिन में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में सबसे ज़्यादा रिसर्च करी है? इंडिया है। एक फ्रेशली पास MBBS स्टूडेंट या MD स्टूडेंट जब अपनी डिग्री लेके फील्ड पे आता है, उसके पास केवल डिग्री होती है और कुछ नहीं। बट इस सब के साथ वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करे? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेडिकल स्कूल में क्लिनिकल स्किल के अलावा ना तो रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन स्किल। आज हम देखेंगे एक मेडिकल स्टूडेंट की जर्नी, जब वो कैसे अपना करियर स्टार्ट करता है, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, सारे रेगुलेशन, कंप्लायंसेस और साथ में उसकी सेल्फ ब्रांडिंग। इस सब के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी, जो कि एक विख्यात डर्मेटोलॉजिस्ट हैं देश के और जबलपुर हॉस्पिटल संघ के अध्यक्ष भी हैं। आज का ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि अपना मेडिकल कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहते हैं या एक खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं। साथ ही आम जनता या पेशेंट जिनके मन में कई बार ये सवाल भी होता है कि आखिर हॉस्पिटल के कॉस्ट क्यों बढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट महंगा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से इस गाइडेंस या एजुकेशन पॉडकास्ट की वजह से वो चूज़ कर पाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन उनके लिए सही है। वेलकम टू द पॉडकास्ट बियॉन्ड द मेट्रो। नमस्कार सर। नमस्कार अक्षय भाई। सबसे पहले मैं डॉक्टर अक्षय तिवारी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इनका ये जो कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड द मेट्रो, मैं इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करता हूँ, क्योंकि मैं भी जबलपुर में रहता हूँ और मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पॉडकास्ट सारी बातें बताऊंगा। बट मेरा मानना है कि जबलपुर का दिल छोटे शहरों और गाँव में ही धड़कता है और हमारा जबलपुर अब एक महानगर बन चुका है। बट जबलपुर से 15-20 किलोमीटर दूर आके आप AQI 7 का अनुभव कर सकते हैं। और एक बात जो मैं अपने मरीजों के लिए बोलना चाहूँगा कि मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे, पिताजी भी डॉक्टर थे, तो अक्षय भाई तब हम बोलते थे कि वी आर पांडे हॉस्पिटल, वी हैव नो ब्रांचेस, हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है। अब हम बात करने लगे हैं स्केलेबिलिटी की कि हमारी इतनी ब्रांच खोलें, उतनी ब्रांच खोलें। बट ये मेरा ही खुद का एक ऑब्जर्वेशन है कि स्केलेबिलिटी का जो प्राइस हम पे करते हैं वो एक्सेलेंस होता है। क्योंकि जब एक आदमी एक जगह को देखता है, उसकी सारी क्वालिटी फीचर्स को चेक करता है, तब वो जगह सक्सेसफुल होती है। एक आदमी 10 जगह ध्यान अगर अपना बटा लेता है तो वो जगह सक्सेसफुल नहीं होती। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि एक फ्रेशली पास MBBS को क्या करना चाहिए, तो देखिए डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से ये सवाल का जवाब कंप्लीटली कस्टमाइज्ड है। ये इट कैनॉट बी वन साइज फिट्स ऑल। मतलब मैं बोलूँ कि मेरे को डर्मेटोलॉजी अच्छी लगती है तो आप भी डर्मेटोलॉजी कर लो, या आप पैथोलॉजिस्ट हैं तो मैं भी पैथोलॉजी कर लूँ, ये गलत है। मेरा कहना है कि जब हम अपने घर से काम के लिए जाएं तब हमें एक्साइटेड होना चाहिए, हमें एक बर्डन नहीं फील होना चाहिए। और जब हम वापस घर आते रहे तब भी हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, नहीं अरे यार हमें वापस घर जाना पड़ रहा है। दैट इज सक्सेस। लाइफ शुड बी सच कि उससे आपको वेकेशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो जब हम MBBS करते हैं हमें बहुत ध्यान से हर सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि इंटरेस्ट हमारा किस में है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है और काम आपके लिए एक बर्डन नहीं है तो स्कोप हर जगह है। जैसे अगर आप देखेंगे तो रेडियोलॉजी, MD मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी ये बहुत ऊपर उठता है। बट कुछ दिन पहले एक लिस्ट आई द रिचेस्ट डॉक्टर्स ऑफ इंडिया की, उसमें एक भी MD मेडिसिन नहीं था, एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, एक भी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था। उसमें कौन थे?
पैथोलॉजिस्ट जिनने डॉक्टर लाल की चेन चालू की, मेट्रोपोलिस चालू करी, एक जिनने थायरोकेयर चालू करके शायद उसको अब किसी और को दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, व्हाटएवर, मतलब ही सोल्ड हिज ब्रांड। सो आप देखिए कि ये पैथोलॉजिस्ट थे जिनने ऑल ओवर इंडिया की एक चेन चालू करके उतना सारा रेवेन्यू जनरेट किया। तो कौन सी फील्ड आप लें डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं। नॉन क्लिनिकल फील्ड्स भी बहुत अच्छी हैं, जिनको पीस इन लाइफ चाहिए, जिनको एकेडमिक्स की तरफ जाना है, जिनको पढ़ाने का शौक है। क्लिनिकल फील्ड में अगर आपको आपके काम में आनंद आता है, मजा आता है, तो आप उस फील्ड को चूज करिए, बर्डन मत रखिए, फिर आपको मजा आने लगेगा। और वर्क लाइफ बैलेंस के तरफ ध्यान दीजिए। फिर भी क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं लोगों को गाइड नहीं करना चाहता, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आज की डेट में एंडोक्रोनोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है, रेडियोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि पेशेंट से आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, आपको अपनी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है। और ऑब्वियसली क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मुझे अपनी फील्ड तो बहुत अच्छी लगती है, बट डर्मेटोलॉजी की फील्ड में पेशेंट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा दिखने का प्रेशर, अच्छा बोलने का प्रेशर, अच्छा पहनने का प्रेशर। ये प्रेशर्स ऐसी फील्ड में जहाँ पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, वहाँ पे कम है, और पीस इन लाइफ वहाँ पे ज़्यादा है। सर, आपने जो भी ब्रांचेस बताई, इनमें से कोई भी जो ब्रांचेस हैं, जैसे लाइफ सेविंग ब्रांच की हम बात करते हैं, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, इनमें से किसी एक का भी नाम नहीं है, तो क्या ये ट्रेंड आ रहा है कि लोग अब लाइफ सेविंग ब्रांच से डेविएट हो रहे हैं, पीसफुल ब्रांचेस चाहते हैं? इसका क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक तो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि हर आदमी को खुद की ये चॉइस करना है, या हर लेडी को खुद की ये चॉइस करना है। मुझे सर्जरी में बहुत मज़ा आता था, मेरे फादर भी सर्जन थे, मेरे ग्रैंडफादर भी सर्जन थे। मेरे को तकलीफ किस चीज़ से है, मैं बेबाक तरीके से बोलूँगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, साफ बोलता हूँ, और सभी पॉलिटिकल पार्टी में मेरे लोग हैं। तो देखिए, आयुष्मान भारत के आने की वजह से सर्जिकल ब्रांचेस का बहुत बुरा पतन हुआ है। मैं आपको कारण बताता हूँ। आयुष्मान भारत आया था गरीब लोगों के लिए, हम लोग सब बड़े खुश थे। उसके नियमों में ऐसा लिखा है कि अगर गाँव के रूरल सेक्टर में किसी के पास एक प्लाव भी है या किसी के पास पक्का मकान है, तो भी उसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलना चाहिए। तो अगर 10 में से 2 या 3 मरीज आयुष्मान कार्ड लेके हमारे अस्पताल आ रहे थे, तो हमारे लिए बड़ा एक सुखद अनुभव था, बाकी हमको कैश के मिलते। बट जहां अपन बैठे हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो लगभग 7 से 8 करोड़ के बीच में जनता है, अभी नया सेंसस आया नहीं है। उसमें से हमारे जो इसके पहले के चीफ मिनिस्टर थे शिवराज मामा, उनने 5.5 करोड़ 5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बांट दिए। तो हमारे पास ब्रेजा में और मारुति की बड़ी बड़ी कारों में लोग उतरते हैं आयुष्मान कार्ड लेके, जबकि आपके पास कार के अगर मोटरसाइकिल हो तो भी नहीं मिलना चाहिए। इसका खराब असर क्या रहा कि जिस ऑपरेशन का एक अस्पताल को या एक डॉक्टर रन हॉस्पिटल को 2008 में 60,000 रुपये मिलता था, आयुष्मान भारत में उस ऑपरेशन का आपको 20 या 22,000 रुपये मिलता है। तब एक इंस्ट्रूमेंट, आप जानते हैं, मैं जनरल जनता के लिए बता रहा हूं, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट का मैं नाम लेता हूं समझाने के लिए, सियाम इंस्ट्रूमेंट, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी इस इंस्ट्रूमेंट के बिना नहीं हो सकती। ये मैंने सियाम 2010 में अक्षय भाई परचेस किया था 8 लाख रुपए का, 7.5 से 8 लाख रुपए का। तब मेरे ख्याल से उस पर जीएसटी 9% थी या 5%, आई डोंट रिमेंबर, कि तब जीएसटी था नहीं, जो भी टैक्स लगता था वो उतना लगता था। अब मैंने वो नया सियाम जब परचेस किया, उसकी कीमत है 17 लाख, उसके ऊपर जीएसटी 12 या 18% है। अगेन मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, बट जीएसटी भी इतना है। जो आयुष्मान भारत में गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उससे भी तुम जीएसटी ले रहे हो। जो पहले मशीन तुमको 8 लाख में मिल रही थी विद जीएसटी, अब 17 लाख प्लस जीएसटी पे मिल रही है। तब मुझे ऑपरेशन करने का साहब 50-60 हज़ार मिल रहा था, अब 20 हज़ार मिल रहा है। अब आप बताइए, इसके बाद अगर उस ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो इमरजेंसी ब्रांच वाले डॉक्टर को मारा जाता है। आपको लगता है क्या कोई डॉक्टर जानबूझ के मरीज को मारता है? 90% कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर का कोई से नहीं रहता। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थ्राइव कर रहे हैं आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, मेरे आपकी वजह से नहीं। बड़ी बड़ी जमीनें फ्री में किसको दी जाती हैं? कॉर्पोरेट्स को। कॉर्पोरेट्स को फंडिंग दी जाती है बैंक्स द्वारा। तो जब बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल रहेंगे, उनका रेवेन्यू जनरेशन ही, वो तो आयुष्मान भारत चला भी नहीं रहे, और जो चला रहे हैं उनको आयुष्मान भारत में आप आम अस्पताल से ज्यादा पैसा दे रहे हो। क्यों कर रहे हो भैया ऐसा? जब हमको आप कम पैसा दे रहे हो, उनको ज्यादा क्यों दे रहे हो? इन वजह से मैं किसी को, कल मैं एक अपने बेटे के साथ बड़ी मजेदार रील देख रहा था कि एक फायर प्लेस में आग लगी है और एक पेट बकरी बार बार उस आग में कूदने की कोशिश कर रही है और उसका मालिक उस बकरी को बाहर खींच रहा है कि भाई, तो मैं भाई बाहर खींचने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को कि जो सर्जिकल फील्ड है, आपको मजा आता है बिल्कुल करिए, बहुत हाई आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, बहुत हाई आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, और मरीजों के तरफ से जो बैकलैश आ रहा है
क्योंकि मैं आपने जैसा बताया अस्पताल संघ का अध्यक्ष हूं जबलपुर के, मैंने एक रैपिड एक्शन फोर्स चालू की कि जहां हमारे कोई भी डॉक्टर बंधु या कोई मुश्किल में रहते थे, हम सारे डॉक्टर वहां उनको बचाने, उनकी मदद करने पहुंचते थे। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 5-6 साल में 250 से जगह ज़्यादा हम पहुंचे और हमने किसी भी डॉक्टर के ऊपर कोई भी वायलेंस नहीं होने दिया जबलपुर क्षेत्र के अंदर। तो मैं खुद फर्स्ट हैंड देख चुका हूं, मैं किताबों को नहीं लोगों को पढ़ के बड़ा हुआ हूं, तो इसीलिए। तो सर कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की तरफ इंडिकेट नहीं करता कि जो डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए दिन रात नहीं देख रहे, अपनी लाइफ नहीं देख रहे, उनको बचाने के, एक तरफ तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने टास्क फोर्स बनाई, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे टास्क फोर्स की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी खुद आगे आनी चाहिए कि हमें डॉक्टर को प्रोटेक्ट करना है, इनके फेवर में बात करना है। तो वाई सोसाइटी इज़ सो नेगेटिव अबाउट डॉक्टर्स? आप कुछ भी डॉक्टर्स को लेके कोई भी आप इंसिडेंट देख लीजिए, सोसाइटी में हमेशा एक नेगेटिव वाइब ही रहती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? देखिए अक्षय भाई, आपका सवाल बहुत ही उम्दा है, लेकिन अब आपको इसका जवाब सुनने के लिए मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखिए, आप जब डॉक्टर बने अक्षय भाई, या मैं जब डॉक्टर बना, अपन लोग अब धीरे धीरे सीनियर्स की कैटेगरी में आते जा रहे हैं, तो हमारे समय पे जो फ्री सीट होती थी, जो हम सिलेक्ट होके जाते थे, उसकी फीस होती थी 40,000 रुपए साल। बिल्कुल। और जो पेमेंट सीट होती थी, जिसको थोड़ी नीची नज़र से देखा जाता था कि पेमेंट सीट कर रहा है ये, वो भी 1.5 लाख रुपए साल होती थी मेरे भाई। और एक NRI सीट होती थी जो बहुत ही रेयर लोग करते थे, 5 होती थी एक मेडिकल कॉलेज में, उसकी फीस साहब होती थी 5 लाख रुपए साल। अब मेडिकल कॉलेज की, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, बट अब मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट में नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट जो आपकी सरकार ने अप्रूव कर दी है, वो 10 से 20 लाख रुपए साल है। कहीं कहीं की 10 है, कहीं की 20 लाख रुपए साल तक सिलेक्ट होने के बाद की बात कर रहा हूं। इवन फ्री सीट जो है उसकी फीस 1 लाख रुपए, मतलब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो 1 लाख लगभग रहेगी। मैं एम्स और इन सब की बात नहीं कर रहा, वो अलग है। अब दूसरी तरफ जब कोई बच्चा जाता है, आप बोलते हो हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब सरकार उसका पैसा दे रही है। सरकार दे रही है भैया उसका पैसा, बट एक्सचेकर को तो वो पैसा लग रहा है। मैं भी इसको आप याद रखना कि एक्सचेकर को पैसा लग रहा है। अब जब वो डॉक्टर, चाहे सरकार ने उसका पैसा दिया, चाहे उसने खुद पैसा दिया, करोड़ों की डिग्री करके प्रैक्टिस करने के लिए आता है, उस व्यक्ति के पास कितना बड़ा एक बैंक का लोन या घर का धन होता है जो उसको चुकाना है। अब जो एक्सचेकर से आपने पैसा लिया, वो कहां पे आता है? जैसे मैं आज पांडे अस्पताल का डायरेक्टर हूं, आप हिंदी भाषा में बोलो मालिक हूं, मेरे को विरासत में अस्पताल मिला है, महाकाल बाबा के आशीर्वाद से मेरे ऊपर कोई EMI नहीं है। आप मेरे पास एक गरीब मरीज भेजते हो जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, तो मैं तो निःशुल्क उसका इलाज करूंगा, चाहे प्रॉफिट में करूं चाहे लॉस में करूंगा। मगर आप एक ऐसा व्यक्ति भेजते हो जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, या ऐसा पैकेज है जो आयुष्मान में कवर नहीं होता। आयुष्मान में हर बीमारी कवर नहीं होती, प्राइवेट में कुछ बीमारियां कवर नहीं होती। अब उसका, या तो मैं उसको मेडिकल कॉलेज रेफर करूं, या अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो मैं उसका फ्री में इलाज करना भी चाहूं, तो ऑपरेशन की 60% कॉस्ट जो है वो दवाइयों की, इक्विपमेंट की है, डॉक्टर और अस्पताल की नहीं है। मैं डॉक्टर अस्पताल फ्री कर देता हूं, फिर भी 100 में से 60 रुपए का खर्चा कौन भरेगा आपका? ये जो 60 रुपए का खर्चा बढ़ा है, ये गवर्नमेंट, कोई एक सरकार नहीं, मल्टीपल सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से बढ़ा है, जहां इनने हेल्थ केयर को प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़ दिया है। और अब आपका सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है कि अब आप उसको हॉस्पिटल के रेट्स को रेगुलेट करिए। आपने इसको डीरेगुलेट होने खुद ही दिया। क्यों दवाइयों की MRP पे आप रोक नहीं लगाते? क्यों इक्विपमेंट्स पे आप इतना हाई GST चार्ज करते हो? क्यों आप इक्विपमेंट मेकिंग हब्स नहीं बनाते? मेरे जैसे आदमी को बना दो आज, आप हेल्थ मिनिस्ट्री का एडवाइजर या हेल्थ मिनिस्टर आज बना दो। मैं चैलेंज करता हूं, जैसे वो नायक पिक्चर में अनिल कपूर ने चैलेंज किया था। मैं 1 साल में हेल्थ इंडस्ट्री को सुधार दूंगा, क्योंकि डॉक्टर को सेफ्टी चाहिए। डॉक्टर लालची नहीं है। देखिए, नीड हैज अ लिमिट, ग्रीड हैज नो लिमिट। जरूरतों की सीमा है, लालच की सीमा नहीं है। डॉक्टर लालची नहीं है, बट उसकी जरूरतें तो हैं। तुमने उससे 20 लाख रुपए पहले उसकी आपने मेडिकल कॉलेज में शर्त उतरवा ली, फिर दवाई की कंपनी उससे बोलती है कि ये इंजेक्शन तुमको मिलेगा 1500 रुपए में, 2000 रुपए में। वो इंजेक्शन यदि वो नहीं लगाएगा, पेशेंट नहीं बचेगा। अब आप बोलोगे क्यों? मैंने बोला था लंबा आंसर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपने झोला छाप क्वैक्स को छोड़ के रखा है गांव में। हमारे भैया बहुत बड़े जज साहब लोग हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार मेरे आदरणीय हैं, उनको भी नहीं मालूम, जज बन गए साहब इतने। वो आके बोलते गांव में तो क्वैक ही मिलेगा, गांव में तो झोला छाप। अरे भैया, जब वो झोला छाप गांव में गलत दवाई देता है, तब लेप्रेसी, कुष्ठ रोग फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस फैलता है, TB फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज फैलती हैं। जज साहब लोग सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में बैठे हैं, तो क्या वो जो एक सरपंच है उसको सुप्रीम कोर्ट जज बना सकता हूं मैं कि नहीं? अब इस गांव में सुप्रीम कोर्ट जज नहीं आ सकता। सरपंच को मैंने पावर दे दिया सुप्रीम कोर्ट जज का। क्या उस सरपंच में अकल रहेगी? एक सुप्रीम कोर्ट जज जितना एक्सपीरियंस रहेगा?
वैसे ही बिना ट्रेनिंग के आप गांव-गांव में ऐसे लोगों को बैठा दे रहे हैं जहां पे वो इस डोज में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटी फंगल दे रहे हैं कि भारतवर्ष जो सबसे बड़ा सुपर पावर बनना जा रहा है, मार्क माय वर्ड्स, लिखो इसको, अगर कुछ चीज हमको नीचे अमेरिका की हैसियत नहीं है, चाइना की हैसियत नहीं है, आपका हेल्थ के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हो वो आपको सुपर पावर बनने से रोकेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डर्मेटोफाइटोसिस, फंगल डिजीज, फंगल इन्फेक्शन। अभी आप इस कमरे में बैठे हैं, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, आप पूछेंगे इस कमरे में किसी ना किसी को फंगल इन्फेक्शन निकलेगा। पुराने जमाने में जब लोग अमेरिका जाते थे, जिनको इमिग्रेंट्स बोलते थे, एक एलिस आइलैंड करके जगह थी, वहां उनके कपड़े उतारे निवस्त्र किया जाता था और उनको नहलाया जाता था, जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा जेल में करते थे कि कोई भी बीमारी हो तो वो बीमारी निकल जाए। वो दिन दूर नहीं है कि आपके हमारे जैसे बड़े बड़े लोग भी जब जाएंगे तो हमको चेक किया जाएगा कि हमको कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हम इंडिया से आ रहे हैं। किसने फैलाया इस बीमारी को? किसने? जो पहले 100 रुपए की एंटीबायोटिक से काम हो जाता था, सीट्राइसिन, सेफ्ट्राइक्सोन से, अब क्यों मेरूपेनम देनी पड़ रही है? उतनी मेरूपेनम जबलपुर शहर में एक हफ्ते में लग रही है जो अमेरिका में, जिसकी पॉपुलेशन 30 करोड़ है, पूरे साल में नहीं लग रही। इट्राकोनाजोल की 700 ब्रांड क्यों है? इस पर मैंने पेपर पब्लिश किया है, पबमेड इंडेक्स, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है। इसकी वजह से मरीज को लगता है डॉक्टर पैसा ले रहा है। डॉक्टर पैसा नहीं ले रहा भैया, हमारी डर्मेटोलॉजी में तुमने जीएसटी लगा दिया, तो आप इलाज कराने आओगे, मैं कई प्रोसीजर्स का जीएसटी लूंगा आपसे, वो जीएसटी मैं सरकार को दूंगा, मैं सरकार का एजेंट बन गया, बट पैसा किसकी जेब से गया? आपके। आपको क्या लगा डॉक्टर ने पैसा लिया? डॉक्टर ने नहीं लिया पैसा। अपनी क्लिनिक और अस्पताल चालू करते हैं, हम अपना शर्ट पैंट आधे से ज्यादा चीजें बेच चुके रहते हैं, उसके बाद तुम चाहते हो हम फ्री में काम करें। चलो हम करेंगे फ्री में काम, हमको सरकार पैसा दे दे। सरकार को पैसा नहीं देना। आखिरी बहुत बात पे, आपके अगले सवाल पे जाता हूं। एम्स का आपने नाम सुना है? सबने सुना होगा इस कमरे में एम्स का नाम। एम्स का एक आईसीयू का बिस्तर, आप नेट पे अभी खोलिए, चैट जीपीटी बताएगा, सरकार को, मतलब एक्सचेकर को, मतलब मुझे, आपको, टैक्स पेयर को, टैक्स हर कोई बोलता है, अपन अपने आप को बहुत जोधा सिंह ना समझें, टैक्स पार्ले जी खरीदने वाला भी भर रहा है क्योंकि सरकार उससे भी टैक्स ले रही है। तो हर टैक्स भरने वाले को वो बिस्तर 35,000 से 40,000 रुपए का पड़ता है, एक आईसीयू का बिस्तर। सरकार मेरे को कितना पैसा दे रही है आयुष्मान भारत में? 4 से 5,000 रुपए। और प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई कैश में पैसा दे, आयुष्मान भारत के तहत नहीं, तो भी बिस्तर 5,000 6,000 में आज अवेलेबल है। तो प्राइवेट अस्पताल में वो बिस्तर 5-6 हज़ार का है। तुम जब खुद चला रहे हो अपना हॉस्पिटल एम्स, वहां 35,000 का, जबलपुर मेडिकल कॉलेज का आप कैलकुलेशन करेंगे तो 17,000 का होगा। तो 17,000 क्योंकि एक्सचेकर दे रहा है तो मरीज के लिए फ्री है। तुम्हारे पास उतने बेड सरकारी में है नहीं, तुमने एक बीच का शॉर्टकट ले आया आयुष्मान भारत, जिसमें तुम अस्पतालों को पूरा पैसा दे नहीं रहे हो। और उसके बाद अगर डॉक्टर तुमसे पैसा मांग रहा है अपने एक्सपीरियंस का, अपनी डिग्री का, अपने शोषण का, तुमने उसको ना आज की डेट में मेडिकल कॉलेज में कोई रियायत दी, ना उसको जीएसटी पे कोई रियायत दी, ना उसको जमीन पे कोई रियायत दी, ना उसको जायदाद पे कोई रियायत दी, फिर मरीज तो मारेगा, क्योंकि मरीज गरीब है। मरीज को लग रहा है कि डॉक्टर चुरा रहा है, डॉक्टर नहीं चुरा रहा भैया, जाओ जाके जो नेता चुरा रहा है उसको मारो, हमको क्यों मार रहे हो? ये बात सर, बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट निकल के आए इसकी पूरी चर्चा से, कि एक डॉक्टर जब निकल के आता है तो डिग्री के बाद अगर उसको शुरुआत करनी है तो उसे बहुत सारे कंप्लाइंसेस से भी गुजरना होगा, चाहे वो पॉल्यूशन हो, सीएमएचओ हो और नगर निगम के लाइसेंस हो, जिसके लिए भी एक अमाउंट लगता है, जिसको रनिंग कॉस्ट कहते हैं या कैपेक्स कहते हैं। दूसरी बात आती है डिस्पैरिटी। गवर्नमेंट जिन चीज़ों में खुद पे कर रही है वहाँ पे उसने एक हाई स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में डॉक्टर्स के लिए उसने एक बहुत कम पे की लिमिट रखी हुई है, बहुत सारी सुविधाओं या स्कीम्स के थ्रू। तो मैं जानना, और दूसरी आपने बात करी जीएसटी की, तो जहाँ आम आदमी सोचता है कि डॉक्टर्स को सेवा की भावना करनी चाहिए, सेवा से काम करना चाहिए, फ्री में करना चाहिए, तो जीएसटी क्यों हेल्थ केयर में है और किन किन चीज़ों में लगता है, और क्या ये हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है अल्टीमेटली पेशेंट्स के लिए? देखिए, भगत सिंह साहब की पिक्चर का एक डायलॉग है कि गोरे बाबू चले जाएंगे और अपने पीछे भूरे बाबू को छोड़ जाएंगे। तो जो इस सवाल का जवाब है थोड़ा लंबा रहेगा। मैंने किताबों से ज़्यादा लोगों को पढ़ा है, सरकारों को पढ़ा है, इतिहास को पढ़ा है, आंदोलनों को पढ़ा है। तो देखिए, पहले कलेक्टर कौन होता था साहब? कलेक्टर वो होता था जो जाता था 6 महीने अपनी घोड़ा गाड़ी में, बुला कार्ट में, अलग अलग जगह, अंग्रेज का आदमी लोगों का कॉलर पकड़ता था, गरीब किसान का कॉलर पकड़ता था और पैसा कलेक्ट करता था, ला अपना पैसा दे। वो पैसा कलेक्ट करके 6 महीने के लिए जब वो वापस शहर आता था, तो राजा जैसे, भैया इतना बड़ा लॉन है, इतना बड़ा कुत्तों को खिलाने की जगह है, बच्चों को 6 महीना वो अपन शुद्ध भाषा में बोले तो ऐशो आराम अय्याशी करता था। अब उस कलेक्टर का वो काम नहीं बचा, अब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गया है। लेकिन आपका सिस्टम टैक्स कलेक्ट करने का वही है। वो कलेक्टर उतने ही बड़े घर में रहता है,
क्यों जरूरत है कलेक्टर कमिश्नर को इतने बड़े घर की? मैं अगर कभी पावर में आया, मेरा मतलब मैं छोटा सपना देखता नहीं हूँ, मेरा सपना है प्रधानमंत्री बनने का एक दिन, तो अगर मैं बना तो इन सबको बहुत अच्छी फैसिलिटी दूंगा, मैं स्विमिंग पूल दूंगा, 5 BHK दूंगा, बट एक बिल्डिंग में आप सब रहेंगे, इतनी बड़ी जगह में नहीं रहेंगे। उस जगह को मैं आउटसोर्स करूंगा होटल बनाने के लिए, पब्लिक पार्क्स बनाने के लिए, रेस्टोरेंट्स बनाने के लिए। तो आपका जो सवाल है कि सरकार क्या क्या टैक्स लेती है, सरकार मेरे ही टैक्स पे चल रही है। 17 किस्म की परमिशन, मेरा मतलब आप सबसे है, मेरा मींस द टैक्स पेयर। 17 किस्म की परमिशन एक अस्पताल को लगती है, जो एक जगह पे नहीं मिलती है। अक्षय भाई साहब, आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए अलग बाबू के पास जाना है, सर हमको दे दो, ये लो, कुछ लेन देन भी कर लो। उसके बाद CMHO साहब के पास जाना है, उसके बाद फायर सेफ्टी के लिए आपको नगर निगम के पास अलग जाना है, फिर मैप पास कराने नगर निगम के पास अलग जाना है, फिर आपको बिल्डिंग सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाना है, फिर आपको आपका जो वो लगा है जनरेटर, जिसको हम जेनसेट कहते हैं, उसके ऑयल को डिस्पोज करने के लिए अलग आदमी के पास जाना है, फिर आपको अपना इंसिनरेटर चलाने के लिए अलग आदमी के पास जाना है। सर ऐसे 17 विभाग हैं। ये 17 विभाग में हर जगह पहले वाइट की जो फीस लगती है, वो फीस सरकार ने भयंकर ज्यादा कर दी। मतलब जो चीज पहले 5,000 लगती थी, अब 1.5 लाख रुपए लगती है। वो लेने के बाद फिर किसी नेता की भी आपको जी हुजूरी करनी है, सर क्योंकि नेता फोन करेगा तब आपका पैसा भी लेंगे और भाव भी खाएंगे। तो आपने नेता की भी जी हुजूरी करी। देखिए, आप पैसा तो वापस कमा सकते हैं अक्षय भाई, आप टाइम नहीं कमा सकते। डॉक्टर का टाइम कीमती है, तो वो बेचारा क्या सोचता, भैया मैं अपना टाइम बचा लूं, मैं मरीज कब देखूंगा। तो वो अपने टाइम के बदले जो पैसा उसने अभी कमाया भी नहीं है, जो शायद वो कमा भी नहीं पाएगा, वो दे देता है इन सब लाइसेंसेस के लिए। तो जो आपने एक सवाल पूछा, एक छोटी सी क्लिनिक खोलने के लिए जो कंप्लायंसेस चाहिए, मेरे अंदाज में साल का खर्चा एक छोटी सी क्लिनिक खोलने का 5 से 8 लाख रुपए का है। साल भर का 5 से 8 लाख रुपए एक आदमी को एक क्लिनिक में खर्च करना पड़ेगा। इसी में जब हम हॉस्पिटल पे जाते हैं, हॉस्पिटल को खोलने का जो खर्चा रहता है वो आप सीधे सीधे इंटू 10 कर लीजिए। मतलब आप 50 लाख से 80 लाख के बीच में एक उसको आपको देना पड़ेगा साल का। इतने खर्चे के बाद आप एक अस्पताल या आप एक क्लिनिक खोल पाते हो। और सरकार की तरफ से सर रियायत तो एक अलग बात है, वो बार बार अगेन, ये कोई एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नहीं, सरकार की ये मानसिकता हो गई है कि हमारा काम है जो टैक्स दे सकता है उसके ऊपर और बोझ डालो, उसका और शोषण करो, उसको और परेशान करो। अभी एक मैं नाम बोल रहा हूं बिजनेसमैन का, आई एम नॉट गुड विद नेम्स, बट उन्होंने बताया कि इंडिया को ओपन किया गया मार्केट को, इट्स अमेरिकन और यूरोपियन बिजनेसमैन, तो उन्होंने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे खराब है। इस वर्स्ट इन द वर्ल्ड में हमारे जैसे देशभक्त लोग रुक के काम कर रहे हैं। अब आप पूछोगे, इसका आंसर ये है, जैसे ही कोई बड़ा हो रहा है, वो लंदन जा रहा है, विराट कोहली लंदन के सिटीजन बन गए, दुबई जा रहा है, क्यों? वहां टैक्स नहीं है, ईज ऑफ डूइंग में एक बार वो लेते हैं जो पैसा लेना है। ये दिन भर का घिनापन जो अपने देश में चलता है, इस बाबू को खिलाओ, उस बाबू को खिलाओ, वो नहीं होता। और ये चीज बदलेगी जब आप और हमारे जैसे लोग आवाज उठाएंगे। इसलिए मैं आज यहां बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूं। बहुत सीमित शब्दों में आपने एक जो नया डॉक्टर है ना, उसके लिए बताया कि भाई अगर आपको निकल के आके अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है तो यू हैव टू बी गुड विद दीज ऑल कंप्लायंसेस। और सरकार के लिए भी एक मैसेज है कि आप हर जगह डिजिटलाइजेशन, नए इंडिया की बात कर रहे हो, तो अस्पताल खोलने के लिए ये 17 अलग अलग जगह की जगह एक सिंगल विंडो अगर सिस्टम हो तो वो हेल्पफुल रहेगा। टैक्स में रियायतें होनी चाहिए, और रियायतें केवल कॉर्पोरेट हाउसेस को ना मिले बल्कि उन डॉक्टर्स को भी मिले जो कि छोटे छोटे हॉस्पिटल बना रहे हैं। सर मेरा एक सवाल, हम जब छोटे थे देखते थे कि एक छोटा सा कोजी सा नर्सिंग होम पास में होता था, जाते थे वहाँ पे, घुसते ही वहाँ का स्टाफ भी आपको पहचान जाता था और वहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। तो शायद क्या इन्हीं सब वजहों से आज छोटे नर्सिंग होम बंद हो रहे हैं या लोग नए लेवल पे नहीं ले जाना चाह रहे हैं? इज इट द रीज़न? नर्सिंग होम, आपने सर गलत शब्द बोला। नर्सिंग होम इस देश में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नर्सिंग होम की कहानी हो गई है ख़त्म। नर्सिंग होम, आपने बिल्कुल सही कहा, एक छोटी सी जगह होती थी जो एक घर के अंदर भी लोगों ने खोली हुई थी। अब देखिए 3 किस्म के सेटअप्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप या प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेटअप सेकेंडरी हॉस्पिटल, या टर्शरी हेल्थ केयर सेटअप। अब प्रॉब्लम क्या है, समझाया बताया क्या जाता है कि हमें हमेशा अपग्रेड होना है। अगर कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप है, आप ये नहीं सिखाते कि वो प्राइमरी रह के कैसे अपना लेवल इंक्रीज कर सकता है या कैसे अपना रेवेन्यू जनरेशन बेहतर कर सकता है। प्राइमरी को बोला जाता है तुमको सेकेंडरी बनना है, सेकेंडरी को बोला जाता है तुमको टर्शरी बनना है। और अब आपने जो बोला ना, कैपिंग आ गई है कि 5,000 स्क्वायर फुट से कम में आप कोई भी
हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, चाहे 10 बिस्तर का हो चाहे 5 बिस्तर का हो। इतना आपको FAR चाहिए, इतना आपको पार्किंग चाहिए, इतना आपको सामने की जगह चाहिए। ये इस तरीके का पूरा एक सिस्टम बन गया है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया? जो आपने बोला कॉरपोरेट्स को फेवर करने। हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब लोग सबको जानते हैं। उसमें जो डिक्लेयर्ड पोर्टफोलियो में बोला गया था कि यदि हम जीते तो हम अस्पतालों का सिंगल विंडो अप्रोच कर देंगे। जीत गए, वो कोई नहीं कर पाया सिंगल विंडो अप्रोच, क्योंकि सिंगल विंडो अप्रोच करने के लिए चीफ मिनिस्टर के लेवल के आदमी को बैठना पड़ेगा। तुम लोकल बॉडी में मेरे को प्रॉमिस भी कर दोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पॉइंट ये है सर कि ये सिस्टम कोई गलती से नहीं बना है, ये बाय डिजाइन बना हुआ है। जहां जितना आप निचोड़ सकते हो, वो गन्ने का रस होता है ना, लास्ट तक वो निचोड़ता है। जितना केवल डॉक्टर को नहीं, बिजनेसमैन को भी निचोड़ा जा रहा है, डेयरी वाले को भी निचोड़ा जा रहा है। और बोला क्या जा रहा है कि ये चीज हम कर रहे हैं पोल्यूशन रोकने के लिए। आपका AQI कितना है? आपके जबलपुर शहर का AQI कितना है? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहां आप पोल्यूशन का जो मेरे से पैसा ले रहे हो, उस पैसे का कर क्या रहे हो? तुम हमको हमारे टैक्स के बदले अच्छी रोड दे पा रहे हो क्या? नहीं दे पा रहे। तुम हमको अच्छा साफ एयर दे पा रहे हो क्या? नहीं दे पा रहे। तुम पोल्यूशन, और अगेन मैं ये कोई एक अभी जिसकी सरकार है उसी से सवाल है, इसके पहले वाली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब गड़बड़ होगा किसी का पोर्टफोलियो चेंज कर देंगे, ज्यादा होगा क्या कर लोगे भैया, तुम एक पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी को ले आओगे, वो भी वही करेगा। जब तक आपके मेरे जैसा एजुकेटेड आदमी पॉलिटिक्स में नहीं आता, तब तक ये गंवार लोग हमको रूल करते रहेंगे और अपनी गंवारी करते रहेंगे। सर, इन सब डिस्कशंस के बीच फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर एक बंदा स्टार्ट करना चाहता है फ्रेशली, हम उसी बंदे की अभी भी बात कर रहे हैं, बेचारा एक फ्रेशली पास MBBS है, MD है, तो वो क्या प्राइवेट जॉब चुने या अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करे? और कई बार लोगों को लगता है कि यार व्हाट इज़ द राइट टाइम, मैं कितना अमाउंट अर्न कर लूँ तब मैं स्टार्ट करूँ, कितना एक्सपीरियंस ले लूँ। उस सब चक्करों में कई बार वो टाइम, जो कहते हैं ना, आपने जैसे कहा कि डॉक्टर के पास टाइम चला जाता है, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम और द राइट फंड टू स्टार्ट हिज और हर ओन प्रैक्टिस और सेटअप? देखिए सर, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। इसका आंसर ये है कि जैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने स्किल्स पे कि मैंने इनफ स्किल्स ले लिए हैं, मैं बात स्किल की कर रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बहुत जल्दी प्राइवेट प्रैक्टिस में मत कूदिए और बहुत लेट मत कूदिए। प्राइवेट प्रैक्टिस का आदमी राजा या रानी होता है, कोई नौकरी प्राइवेट प्रैक्टिस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। प्राइवेट प्रैक्टिस का जो पावर है वो अनलिमिटेड है, और हर प्राइवेट प्रैक्टिशनर इज अ ब्रांड ऑफ हिज ओन। लोग डॉक्टर पांडे के नाम से आते हैं, लोग मेरी ब्रांड कॉस्मोशोर के नाम से आते हैं। आज आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बट किसी को पता रहे मैं क्या हूं क्या नहीं हूं मैटर नहीं करता, मेरा ब्रांड और मेरा विश्वास मैटर करता है। वो मेरी डिग्री के भी ऊपर हो गया है, क्योंकि लोगों को मुझ पे विश्वास है डायरेक्टली। डिग्री बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो लेट नहीं करना है, हमेशा माइंड में रखना है कि हमें जल्दी से जल्दी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करनी। इनिशियली जब आपके पास फंड्स ना हो तो कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, जहाँ पे आप दिन में एक सैलरीड एम्प्लॉय की तरह काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश की बात करें तो स्टेट सर्विसेज में भी प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है। तो आप दिन में मेडिकल कॉलेज में रहें, शाम के समय अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करें। वंस यू डेवलप योर प्रैक्टिस, तब आप अपना गवर्नमेंट वाला बंद कर दें। सेकेंडली, बहुत लोग जो अपने मेडिसिन शॉप ओनर्स हैं, दवाई की दुकान वाले हैं, वो अपने बाजू में OPD चेंबर्स खोलते हैं। उनका पूरा हेडेक होता है उसको मैनेज करना, उनको चलाना। आपको जाके बैठ के अपना पेशेंट देखना है, आपको आपकी कंसल्टेशन मिलती है, उनको उनकी दवाई का प्रॉफिट मिलता है। उस पर भी आप जा सकते हैं सर। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ जिसको सब लोग गांठ बांध लें, रिलेशंस। आपके परिवार कहाँ के हैं, आप कहाँ को बिलोंग करते हो, आपके दोस्त कहाँ हैं। मैंने इतना खर्चा बताया, कुछ नहीं है खर्चा। अगर 5 लोग मिल जाएं, भाई आप 5 दोस्त, भले MBBS के हो, स्कूल के हो, रिश्तेदार हैं, 5 लोग मिल गए, बोले भैया ये एक जगह को हम रेंट आउट करेंगे, इस जगह का हम पूरा खर्चा उठाएंगे, और सब लोग अलग अलग टाइम पे, या वो 5 चेम्बर वाली जगह हो, वहाँ पे हम बैठ के अपना क्लिनिक चलाएंगे। 100 डे 1 से वो सक्सेस है। और जितना आप मेट्रो से दूर जाते जाओगे उतना आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। मैं जबलपुर में बैठा हूँ, बट मुझसे भी ज़्यादा प्रैक्टिस कुछ ऐसे लोगों की जो और इंटीरियर्स में जाके बैठे हैं। गाँव का आदमी जिसके पास आप जाते हो आउटरीच करने, वो बहुत लॉयल होता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। छोटे शहर का आदमी, इवन Tier 2 सिटी का आदमी बहुत लॉयल होता है। उसको इन मेट्रोज ने डरा दिया, चकाचौंध कर दिया कि दिल्ली में ही बड़ा इलाज होता है, बंबई में बड़ा इलाज होता है, इसलिए वो लोग डर के जाने। वही चीज़ आप अपने शहर में दो उनको। आपके पास
मरीज नहीं बनेंगे, आपके पास परिवार बनेगा। आज मैं प्राउडली कह सकता हूं, मैं अगर किसी संकट में आ जाऊं, मेरे पास जेब में 1 रुपया ना हो, मेरे एक फ़ोन पे मैं 2000 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं। क्योंकि जो मैंने लोगों की सेवा कोविड के समय करी, जो मैं आज भी करता हूं, जो मेरे पिताजी ने करी, मेरे दादाजी ने करी, मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ आज तक टच में हूं, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ आज तक टच में हूं। क्यों? क्योंकि पैसा जो आपने कमाया है वो कभी भी आपसे छीना जा सकता है और आप कभी भी वापस कमा सकते हो, बट जो रिश्ते आपने कमाए ना वो कभी आपसे छीने नहीं जा सकते, और कमाने में समय लगता है। तो आप ऐसा नहीं कभी भी रिश्ते कमा सकते हो। तो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया घर पे, हम बॉम्बे दिल्ली, क्या भाई दिन भर 12-12 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद मॉल में जाके वो रिटेल थेरेपी करके कुछ सामान खरीद के घर आ जा रहे हो, जो सामान को रखने की जगह भी नहीं है। वो सैलरी जो तुमको मिल रही है उसको एंजॉय करने का तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप वहाँ बेचारे सफ़र कर रहे हैं छोटे शहर में। छोटा शहर जिसको तुम बोल रहे हो, वहाँ के डॉक्टर को देखो क्या राजा है, उसका बड़ा बंगला है, घर है, उसके पास गाड़ी है, वो 7-10 की AQI में अपने खेत में बैठ के आपको इंटरव्यू देता है। तो ये छोटे शहर के पर्क्स हैं। सब मैं इस पॉइंट को थोड़ा और डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज अभी भी लोगों के दिमाग में जब पास आउट होते हैं ना तो उनको कोई एक इकोसिस्टम नहीं होता। पहले अपन बात करते हैं मेट्रो वर्सेस टियर 2 टाउन की, कि जो भी डॉक्टर होता है, एक तो आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई जितने आप अपने रूटेड वैल्यूज़ के पास रहोगे, अपने घर के पास रहोगे, आपके सक्सेस के चांस उतने ही रहेंगे। तो एक बार फिर से फ्रेशली पास MD MBBS मेट्रो वर्सेस देयर होम टाउन, प्रॉज एंड कॉन्स थोड़ा सा अगर ब्रीफली हम उसको बता दें तो वो उसके कैरियर में आसानी। भाई मैं किसी को मेट्रो जाने से मना नहीं कर रहा हूँ। मेट्रो में आप स्लेव रहते हो, आप किसी और पे आधारित रहते हो। मेट्रो में अगर आपको ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें आपके फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, जिसमें आपको अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने शरीर के लिए समय मिल रहा है, आपको इतनी छुट्टियां मिल रही हैं कि आप दिवाली, दशहरा पे, होली पे, रक्षाबंधन पे घर आ पा रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं हो, आप मेट्रो में रहिए अगर आपको वो लाइफ पसंद है। मगर वो लाइफ आपको सही में पसंद होनी चाहिए। अभी आपको ड्राइव कर दिया गया कि वो लाइफ अच्छी है, मॉल में जाना अच्छा है, बड़ी बिल्डिंग में रहना अच्छा है, 300-400 AQI की प्रदूषित हवा लेके अपने खुद को और अपने बच्चों को मारना अच्छा है। आई डोंट अग्री विद दैट। देखिए, मैं सबको बोलता हूँ अपने घर के पास आएँ। आप कब आएँ, मैं अगेन बोल चुका हूँ, ट्रेनिंग जब आपकी पूरी हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपके पास एक स्किल सेट अच्छा हो जाए, जब आप अपने घर के पास आएँ। आप जैसे अब देखिए, अब आप बोलोगे यार ये ऐसी बात कर रहा है, ये तो 3rd जनरेशन डॉक्टर है, अभी कोई लिखेगा आपके कमेंट में इसके पास तो शुरू से पैसा था। तो भाई देखो, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 19 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे दादाजी की उम्र तब 80 साल थी। दादाजी का स्वर्गवास हुआ जब जस्ट मैंने MBBS कंप्लीट किया था। MBBS करते करते मैंने अपना हॉस्पिटल रीस्टार्ट किया, कुछ लोगों के कब्जे से छुड़वाया उसको। मेरी लाइफ जितनी मतलब नेटफ्लिक्स सीरीज़ के लायक है, कभी मैं बड़ा आदमी बना तो बनेगी भी उस पर नेटफ्लिक्स सीरीज़, तो जितनी वो नेटफ्लिक्स सीरीज़ लायक है उतनी शायद किसी की नहीं होगी। हर चीज़ मुझे लड़के संघर्ष से ही मिली है। तो अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, जबलपुर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जबलपुर में एक सुखसागर मेडिकल कॉलेज है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, खन्ना जी उन्हीं का है। वहाँ पर वो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो आपको एक समय पर बुलाते हैं, एक समय पर छोड़ देते हैं, एक आपको फिक्स सैलरी देते हैं, उसके बाद आप शाम को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। सर मैं आपको, आप तो खुद जबलपुर से हैं डॉक्टर साहब, आप कोई भी एरिया में जबलपुर चले जाएं रिसर्च करके, जहां पे आपकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि 5 डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हैं, छठे आप वहीं जाके बैठ गए किसी और की प्रैक्टिस चुराने के लिए, दैट इज बैड। आप ऐसी जगह, जैसे मैं डर्मेटोलॉजिस्ट जहां डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, या मैं शहर से ज़्यादा नहीं, सर 10 किलोमीटर तो मेट्रो में ऐसे ही जाना पड़ता है। मेरी PG मेट्रो से ही हुई है, मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं मैं मेट्रो में नहीं रहा, 58 देश घूम चुका हूँ, हर मेट्रो में रह चुका हूँ मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मैंने ये चूज़ किया है। तो आप 10 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है सर, आप जबलपुर से 10 से 12 किलोमीटर दूर जाके अपनी क्लिनिक खोलिए, 1 रुपये नहीं लगेगा। जो वो आपको बताया दवाई की दुकान वाला, वो आपको क्लिनिक सेटअप करके देगा। आपके जैसे इतने अच्छे लैब वाले हैं जो लैब की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आजकल तो लैब वाले क्लिनिक्स भी सेटअप करके देने लगे हैं, क्योंकि भाई उनका भी एक उसमें रेवेन्यू जनरेशन इंक्लूडेड रहता है। एथिकल तरीके से काम करो, लोगों के बीच में अपना दम बनाओ, अपना पावर बनाओ। पहले महीने में, फर्स्ट मंथ 1 लाख रुपये आप घर लेके जाओगे पहले महीने में। दूसरे महीने की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट मंथ। आप बोलोगे यार अमरिंदर सर आप फिर ऐसी बात कर रहे हो, फिर एग्जांपल लो मेरे से। 5 मरीज दिन भर में देखना डॉक्टर साहब, अपन लोग मान सकते हैं कि जहां डॉक्टर नहीं है वहां 5 मरीज आ जाएगा आपके पास। आप अपनी फीस अगर 300 रुपये भी रखते हैं, इसी बात पे मैं आता हूं। डॉक्टर की फीस, मेरी फीस 500 रुपये है अभी। मेरी फीस जो PVR में पॉपकॉर्न मिलता है उससे कम है। आप अगर अपने परिवार के साथ जाके एक पॉपकॉर्न खाएंगे तो वो मेरी फीस से ज़्यादा रहेगा। मेरी इस 500 की फीस के पहले मैंने 5 साल का MBBS किया, 2 साल का अपना PG किया,
3 से 4 साल की उसके बाद फेलोशिप एंड ट्रेनिंग करी, और अभी भी ट्रेनिंग लगातार लेता रहता हूँ। 1.5 से 2 करोड़ तो मैं अपनी ट्रेनिंग पे खर्च कर चुका हूँ। ये जो मैंने आपको बताया 58 कंट्रीज में घूमा, 58 देश घूमा, वो केवल अपनी ट्रेनिंग के लिए घूमा, मैं कोई शौक के लिए नहीं घूमा। ठीक है, मैंने शौक भी अपने वहाँ किए होंगे घूमने घामने के, बट मेनली मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया। अब इतने के बाद मेरी फीस कितनी? 500। तो मैं कह रहा हूँ एक अप्रॉक्सीमेट 300 से 500 आपने फीस पकड़ी, आपने 5 मरीज देखे, 1,500 रुपये जोड़ रहा हूँ मैं 300 के हिसाब से। जो दवाई आपने एथिकली बेची, आपकी अगर खुद की दवाई की दुकान है, उससे आप 1,000-2,000 का एक एथिकल प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो आपने खुद के इन्वेस्टिगेशंस कराए, जो आपकी जगह है, उससे आप 1,000-2,000 का आप वो कमा सकते हैं। अभी का मेरा टोटल तो पहुंच गया 5,000 पे, मैंने तो उसको कम ही किया है। वो मैंने आपको बोला है, एक जबलपुर शहर में अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं सर, तो आप राजा की ज़िंदगी जी सकते हैं। आपका घर आप अच्छा खरीद लीजिए, खरीदने की बात कर रहा हूँ, किराए की नहीं। आपकी EMI आएगी 10-12 हज़ार में, अच्छा घर अभी भी जबलपुर में 40-50 लाख का आपको मिलता है। आप गाड़ी ले लोगे, गाड़ी की EMI 10,000 की आएगी। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी फुल आपने EMI पे ली। आप एक पिक्चर दिखा लो महीने में अपने फैमिली को, आप कहीं घूमने ले जाओ, जबलपुर में 6 नदियाँ हैं, 4 संगम हैं, इतनी अच्छी प्राकृतिक ब्यूटी है। फिर 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, AQI 7 का है। यहाँ हम जहाँ बैठे हैं वहाँ 7 का AQI है, जैसा सिडनी का है 7 का। यहीं आप शहर में चले जाओ 150 हो जाता है। बढ़िया AQI लो, जैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आए अपनी खुद की खेती किसानी चालू करो, खुद का खाना खुद का फूड उगाओ, गाँव के लोगों की डायरेक्ट मदद करो, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। ये सब आप पहले साल में कर रहे हो मेरे भाई। तो आप जबलपुर आओगे, पहले साल में आपको मैंने भूस्वामी लैंडलॉर्ड बना दिया। मतलब मैं जबलपुर को एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं कि सब जबलपुर ही आ जाए। पूरे देश की बात हो रही है, यहाँ भी Tier 2 टाउन में लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपने घर के पास। बिलासपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, सागर, सतना, रीवा, मतलब हमने अपने मध्य प्रदेश के नाम लिए, और हर प्रदेश में ये संभव है। कुछ प्रदेशों में अब ये संभव नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन आ गया। जैसे महाराष्ट्र में ये शायद संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो गया। पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट, बट एटलीस्ट मध्य प्रदेश में अभी ये संभव है। तो मैं तो बोलूँगा दूसरे प्रदेश के लोग भी मध्य प्रदेश आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये संभव है। बाकी आपके प्रदेशों को तो आपने बर्बाद कर दिया पूरा फैक्ट्री लगा लगा के। तो ये इसका आंसर है सर। आप Day 1 से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि आप डॉक्टर हो। एक बहुत मजाकिया बात थी जो हमारे मेडिकल कॉलेज में करते थे सीनियर की, 2 लोग हैं, मैं क्यों झूठ बोलूं भाई, मैं झूठ पॉडकास्ट पे नहीं बोलता, मेरे पिताजी और दादाजी बोलते थे। 2 लोग हैं, एक पान वाला होता है जो कहीं भी अपनी दुकान सेटअप करेगा तो उसके पास ग्राहक आएगा, और दूसरा एक डॉक्टर होता है समझाने के लिए कि तुम पान वाले से खराब सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी ना तुम्हारी। जब वो फाइट कर सकता है, तुमको किस चीज़ का डर है? तो एक डॉक्टर सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में खड़ा हो जाए और एक टेबल पेपर पेन लेके प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगे, उसको लोग रिस्पेक्ट और पैसा दोनों देने लगते हैं। ये एक डॉक्टर का पावर है। डॉक्टर से ज़्यादा आज भी इस देश में कोई सेफ प्रोफेशन नहीं है, बट हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम इंक्रीमेंट के पीछे भाग रहे हैं, हम वो फलानी 70वीं माला के फ्लोर पे क्या मिलेगा भैया वहाँ 70वें माला की फ्लोर पे, तब तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। तुम सही जगह जाओ जहां तुम्हारी जरूरत है, नीड वर्सेस ग्रीड, जहां डॉक्टर की आवश्यकता है वहां तुम पहुंचो, वहां देखो तुमको लोग सिर पे बैठाएंगे। मुझे लगता है इससे अच्छा पोर्शन किसी भी नए डॉक्टर के लिए, अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आज जो सर ने बातें कही वो कहीं ना कहीं मैंने भी फील करी हैं। मैंने भी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मेरे भी यही ख्वाब थे कि मुझे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में रहना है। 4-5 साल घूमने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे मानसिक शांति चाहिए और साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, तो वो अपने घर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ जीते हो तो आप केवल आप नहीं होते, आपकी फैमिली भी होती है, और आपकी फैमिली को कल्चरल सपोर्ट चाहिए, वैल्यू सिस्टम का सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात जो सर ने कही है, खुद का सेटअप स्टार्ट करना, वो अर्ली एज से बहुत ज़रूरी है, और सर ने तरीके भी बताए किस तरीके से एक स्टेबल इनकम के साथ साथ अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक इससे बढ़िया बिजनेस लेसन आपको सिंपल वर्ड्स में कोई नहीं दे सकता। सर अब मैं एक दूसरे पार्ट पे आता हूँ कि जब हम बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की, हमारे ग्रेजुएट्स की, और ये जेन ज़ी का ज़माना है, हम कंपेयर करते हैं बिकॉज IIT वाले भी उतनी मेहनत करते हैं, IIMB वाले भी इतनी मेहनत करते हैं। हम देख रहे हैं कि वो लोग स्टार्टअप की दुनिया है, फिनटेक की दुनिया है, आज वो यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके IITs, IIMs के इकोसिस्टम उनको बहुत हेल्प करते हैं उस लेवल पे ले जाने में। जबकि जैसे आपने डॉक्टर्स की बात कही कि वो रिलेशन बनाना, कोई भी डॉक्टर अगर किसी भी शहर में जाना चाहे, जबलपुर हो, नासिक हो, प्रयागराज हो, एक कोई इकोसिस्टम उसे क्यों नहीं मिलता? लेट्स से अगर वो किसी शहर में आता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, बट उस सब के बावजूद एक इकोसिस्टम उसको हेल्प क्यों नहीं करता? देखिए अक्षय भाई, आप 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो। यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस।
डॉक्टर को इकोसिस्टम इसलिए नहीं मिलता कि उसको ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप जब मेडिकल कॉलेज जाते हैं अक्षय भाई, तो आपको वो धंधा करना नहीं सिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज एक अकेली ऐसी जगह है जहां आपको ऑन साइट एक्सपीरियंस विथ योर डिग्री मिल रहा है। आई विल एक्सप्लेन। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है सर, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं बट बेसिकली थ्योरेटिकल काम होता है। कोई ब्रिज बनाने तो आपको लेके नहीं जाता ड्यूरिंग योर कोर्स, आप वो इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत करते हो, वो भी सब दिखावा ही रहता है। मेडिकल कॉलेज के सेकंड ईयर से आप क्लिनिक्स में जाते हैं, क्लिनिकल आपको पूरा ओटी में ले जाता है, मरीज के साथ आपको खाली छोड़ दिया जाता है। हिस्ट्री लो, डायग्नोसिस बनाओ, हिस्ट्री आपका सीनियर बना, मतलब डायग्नोसिस आपका सीनियर बना चुका है, आपको हिस्ट्री लेके फिर से पूरा डायग्नोसिस बनाना है। आपको मरीज पे सीखने डे 1 से मिल रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा। आप अगर अच्छे तरीके से एमबीबीएस करके निकले हो तो आप कंप्लीट डॉक्टर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीजी मत करो, बट एमबीबीएस करके भी आप कंप्लीट डॉक्टर हो। ये व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हो, जो यूनिकॉर्न बना रहा है, इसको धंधा करना सिखा रहे हैं आईआईएम में। आईआईएम इज नॉट बिजनेस। डॉक्टरी, हेल्थ केयर इज नॉट बिजनेस। आप अपने आप में, आपका अनसक्सेसफुल होने का आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। सर देखिए, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू की, मेरे फादर और ग्रैंडफादर जो मैंने बताया था सर्जन थे, तो बट ऑब्वियस था, लोगों ने बोला तुम सर्जन क्यों नहीं बने भाई, तुमको उनका जो गुडविल वो मिलता। मतलब मेरे क्यों मैं सर्जन नहीं बना, वो एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है उसके ऊपर। और अभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट बन के मैं बहुत सारी सर्जरीज कर रहा हूँ, जिसको डोमेटो सर्जरी कह रहे हैं, पेटेंट्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, पब्लिशिंग कर रहा हूँ, पबमेड इंडेक्स, तो वो एक अलग ही एस्पेक्ट है। हाउएवर, मैं डर्मेटोलॉजी में तो जीरो से स्टार्ट किया, मेरे को कोई इकोसिस्टम नहीं मिला। किसी ने शुरू में ये नहीं पहले दिन में लाके 10 मरीज दे दिए कि रेफर, बट जो रिलेशंस थे मेरे, जो मेरे सीनियर्स थे, जो मैं चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट बनता चाहे पैथोलॉजिस्ट बनता, उनको मेरे पे विश्वास था, डिग्री पे नहीं था। उनने अमरेंद्र पांडे के पास मरीज को भेजा। एक अच्छे मरीज को आप सेटिस्फाई करो, वो 10 बनाता है, वो 10 वो 100 बनाता है, वो 100 1000 बनाता है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं यार। पेशेंस तो रखो, जहां तुम्हारी जरूरत है वहां तो पहुंचो, जहां तुम डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं। और मैं बोलता रहा हूं, 1 महीना मेरी बात सुन के, 1 महीना, और जब फ्री हो, क्लिनिक में फ्री बैठे हो, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा खुद को प्रमोट करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे प्रमोट योर सेल्फ कि मेरी ये है। मैं ब्रांड को नहीं, खुद को प्रमोट करने की बात कर रहा हूं। एजुकेशनल वीडियोस बनाओ, मरीजों तक पहुंचो, जो आप अभी कर रहे हो। आप और हम ह्यूमन सर्विस बोलते हैं कि हमारा डायरेक्ट कोई फायदा नहीं इससे। और कैंप्स अटेंड करो जब टाइम है तुम्हारे पास। मैं ही नहीं बोल रहा हूं किसी नेता के कहने पे। भाई आपके नाम का कैंप, अक्षय भाई का कैंप, आप सरपंच से बात करो अपने गांव के, एक उसकी फोटो लगाओ भाई, वो तो लगवाएगा ही, और एक अपनी, और गांव में कैंप करो कि भैया मैं ये डॉक्टर हूं, मैं आऊं, मैं आज आपको फ्री में देख रहा हूं, आगे आप आएंगे, गरीब को मैं फ्री में देखूंगा, और अगर आप मेरी फीस दे सकते हो तो आप मेरी फीस दो। मैं मेरे ओपीडी के बाहर सर एक बोर्ड लगा के रखता हूं कि अगर आप मेरी फीस देना अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी जिस भी कारण से, आपका बटुआ चोरी हो गया, आपका मन नहीं हो रहा है, आप मोदी जी से नाराज हो, आप राहुल गांधी से नाराज हो, आप मेरे को मेरी फीस नहीं दे सकते, मेरे को रीजन मत बताओ, मत देना मेरी फीस। ये दिलेरी जब आप दिखाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा ये पैसे के पीछे नहीं है। आप जो 3 इडियट्स में बोलेगा, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे, आप पैसे के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। जब आप एक्सेलेंट होगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। यार कौन पैसे को रोक पाएगा जब आपके काम में दम है। खरा सोना जो बेच रहा है बीच बाजार में बैठ के, उसको एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है क्या? लोग ढूंढ के आते हैं इसके पास खरा सोना मिलता है। एडवर्टाइजिंग किसको करनी पड़ती है? जो मिलावट करके बेचता है। जो 18 कैरेट बेच रहा है उसको बेवकूफ बनाना है कि हमारा 18 कैरेट 12 कैरेट बेच रहे हैं, आओ। आखिरी एग्जाम्पल, जो सबसे बड़े सुनार हैं दुनिया के, जो माने जाते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो 12 कैरेट 10 कैरेट सोना बेचते हैं। टिफिनी में प्योर सोना नहीं मिलता। प्योर सोना आपके बेचारे सराफा की दुकान में मिलेगा। वहां आप जाते हो गधे बन के, 1 लाख रुपए का खरीदते हो जिसमें 10,000 का सोना नहीं रहता। यहाँ वो बेचारा 1 लाख का दे रहा है जिसमें 90,000 95,000 का सोना है। तो यही है, आप अच्छा काम करिए, आप अपने शहर के पास जाइए जहाँ के आप हैं, आपके रिश्तेदार वहाँ होंगे ही। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को कलेक्ट करिए, अपने आप को प्रमोट करिए, आपका 101% सक्सेस पक्का है। तो सर ने इस पोर्शन में बातों ही बातों में 2 बहुत ही प्रोमिनेंट मार्केटिंग हमें लेसन दिए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, साथ में रिटेल मार्केटिंग। जो कैम्प की बात की वो कुछ और नहीं, जो रिटेल मार्केटिंग आप फैंसी वर्ड सुनते हैं, दैट इज़ कैम्प ओनली। और डिजिटल मार्केटिंग जो आजकल का ज़माना चल रहा है। बट तब भी मैं अपने, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली वो मिसिंग पार्ट लगता है, आपने कहा इकोसिस्टम की ज़रूरत नहीं है, बट लेट्स से अगर सिटीज़ में कुछ ऐसे इकोसिस्टम बने, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है, IMA है और बॉडीज़ हैं, कि एक फ्रेशली पास स्टूडेंट अगर आता है, एक उसका इंट्रोडक्शन हो लोकल बॉडीज़ से, तो क्या उसकी जर्नी को आसान बनाया जा सकता है? बिकॉज डॉक्टर की जर्नी आपने बताया हर कोई ट्रबल ही कर रहा है, चाहे वो सरकार हो, पॉलिसीज़ हो, तो क्या हम एक ऐसा उसको इनिशियल स्मूथ टेक ऑफ दे सकते हैं? बहुत अच्छा कहा आपने। हर व्यक्ति को IMA का मेंबर बनना चाहिए।
आईएमए की मेंबरशिप इतनी महंगी नहीं है, वो भी वो है आईएमए का मेंबर बनना चाहिए। जैसे हमारा जबलपुर अस्पताल संघ, अगर आप अस्पताल चालू कर रहे हैं, आप उसके मेंबरशिप के लिए अप्लाई करिए। अभी हम पैन इंडिया बेसिस में एक न्यू एथिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बना रहे हैं, क्योंकि हम रोटरी के सिस्टम से खुश नहीं हैं। रोटरी क्लब भी एक ऑप्शन है, बट अब रोटरी प्रमोशन के लिए अच्छा नहीं बचा है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वही लोग खुद को प्रमोट करते हैं। रोटरी बना इस कॉन्सेप्ट से था, जो आप बता रहे हैं कि कोई नया व्यक्ति एक शहर में आया तो एक रोटरी क्लब में एक ही वकील होता था, एक ही डॉक्टर होता था, एक ही आर्किटेक्ट होता था, एक ही बिजनेसमैन होता था, तो रोटरी के बाकी लोग उसको प्रमोट करते थे। ये कॉन्सेप्ट था। अब देश बड़ा हो गया, पॉपुलेशन बड़ी हो गई, 150 करोड़ लोग हैं हम ऑलमोस्ट। तो मेरा कॉन्सेप्ट है न्यू एथिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का, जो मैं आपको अगले 1 साल में मिलेगा, हर शहर में बना रहा हूं। तो वहां आके आप उस एसोसिएशन के मेंबर बनेंगे, उस एसोसिएशन के लोग आपको प्रमोट करेंगे। मगर तब तक, जैसा कि मैंने बोला सर, हमारा जो समाज है, आप अपने रिश्तेदारों से बात करें, कोई के लिंक्स बीजेपी में होंगे, कोई के लिंक्स कांग्रेस में होंगे, कोई के लिंक आम आदमी पार्टी में होंगे। उन पॉलिटिकल डॉक्टर और साधु वो है जिसको हर फील्ड के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के व्यक्ति को ट्रीट करना है, हर पॉलिटिकल बिलीफ के। मुझे लगता है जो डॉक्टर अपने आप को प्रमोट करने के लिए किसी पार्टी में चले जाते हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। आपको जब पॉलिटिक्स करनी है, आप पूरी करो, मतलब आप फिर पॉलिटिशियन बन जाओ। आप वो जो 2 बोट में सवार होते हो, तो कई बार बीच से आप डिवाइड हो जाते हो, मतलब गड़बड़ हो जाता है आपके साथ। तो 2 बोट में चलना, मतलब खैर। तो अब अपन आप वापस टॉपिक पे आते हैं। अलग अलग समाज हैं, ब्राह्मण समाज है, कायस्थ समाज है, यादव समाज है। आप उनके लोगों के पास जाइए कि भाई मैं आपके समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। चलिए आप ब्राह्मण समाज में जाइए कि परशुराम जयंती के दिन हम आपको फ्री कैंप लगाना चाहते हैं। इसको मार्केटिंग मत बोलिए सर, क्योंकि देखिए हम जो फ्री कैंप लगा रहे हैं उसमें हम फ्री तो सेवा दे रहे हैं सर। और जैसे मैंने जहाँ जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तब मैं गया, जहाँ मैंने फ्री सेवा दी, मैं आज भी वहाँ फ्री सेवा देता हूँ। चाहे मैं वहाँ खुद ना पहुँचूँ, मैं अपने किसी जूनियर को भेजूंगा, अपने टीम को भेजूंगा और कहीं ना कहीं जाऊँगा। हमने ब्राह्मण महासभा का आईएमए के अंदर कैंप रखा, 12,256 मरीज एक दिन में देखे हमने, 1,000 के ऊपर कैटरैक्ट सर्जरी कराई। तो ये इस देश की पॉपुलेशन इतनी है सर, और आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हो, पर कैपिटा इनकम ही बहुत कम है अपनी। आप कभी ये नहीं बोलते पर कैपिटा इनकम में तो आपकी भी जुड़ गई, मेरी भी जुड़ गई, अपन तो लाखों में कमाते हैं। आपको देखना चाहिए सबसे गरीब आदमी कितना कमा रहा है। लोएस्ट इनकम सर अभी भी तो 100 रुपए दिन भी नहीं है ना लोगों की। मतलब आप सोचिए 3,000 रुपए दिन, 3,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग वो कहाँ से इलाज लेंगे। सरकार की हैसियत नहीं है, सरकार के पास ना बिस्तर है। जबलपुर शहर की बात करें, 8,000 बिस्तरों में सरकार के पास 2,000 है। फ्लोर बेड लग जाते, जरा सा सर्दी खांसी बुखार आई, सरकारी अस्पताल में फ्लोर बेड, कुत्ते के बाजू में मरीज पड़ा होता। फोटो आई है, ये मैं अपना वर्जन नहीं, पेपर में फोटो आई है। अभी कुछ दिन पहले कहीं का एमपी का एक हॉस्पिटल था, उसमें कुत्ता एक बच्चे को पकड़ के उठा के ले गया अस्पताल के अंदर से। ये इतनी ऐसी चीज़ें, वो बाथरूम में फिर नहीं बचा पाए वो लोग उस बच्चों को। इस टाइप की चीज़ें हमें देखने पढ़ने को मिलती हैं। तो सरकार तो नहीं कर पा रही। अपन सरकार से अपन उम्मीद करेंगे, अपन आएंगे राजनीति में, तब तक जो अपन कर सकते हैं वो तो करो। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब आपके पास टाइम है, फालतू को सिनेमा में, जब तक सिनेमा है देश में लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे वाली बात है, सिनेमा में टाइम मत वेस्ट करो। आप डॉक्टर हो, बहुत बड़े आशीर्वाद के भगवान के बाद, मैं कुंडली में नहीं मानता, बट मुझे मेरे कई रिश्तेदार, मेरे एक सीनियर हैं डॉक्टर सुनीत दुबे, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत माने हुए व्यक्ति हैं और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, गुरु मानता हूँ उनको अपना डर्मेटोलॉजी में। तो वो कुंडली देखते हैं, तो उनने मेरे को बताया कि सब डॉक्टरों की कुंडली में जो भी वो, मैं जैसा मैंने जानकार नहीं हूँ, गुरु की दशा है, कुछ बहुत रेयर कुंडलियाँ होती हैं जो लोग डॉक्टर बनते हैं। तो मेरा मानना है, तो मैं इसलिए, देखिए कोई रत्न कुछ नहीं पहनता, उसकी बात अपन किसी दिन और करेंगे। तो महाकाल बाबा की असीम कृपा है आपके ऊपर, इसलिए आप डॉक्टर बने हो। अब उस कृपा को थोड़ा वापस भी बांटो भाई। और जब आप कैंप करने चाहते हो, देखो महाकाल बाबा जो है ना, आप एक हाथ से दोगे, आपको 10 हाथ से वापस करवाते हैं। आप एक गरीब की मदद तो करके देखो भाई साहब, वो आपका इतना बड़ा, सब मार्केटिंग फेल है सर। मैं आपको बताता हूँ, एक क्रिकेट कोच थे जो मेरे पहले मरीज थे, उनने आके बोला मेरे को, ये उनके पास थे पैसे, बट क्योंकि उनने मेरे बच्चों को, मैं भी क्रिकेटर हूँ आप जानते हैं जी, उनने मेरे, तो मैंने उनका एक कंपाउंड नेवस था, फ्री में रिमूव कर दिया। वो आदमी, ये हो गई 15 साल पहले की बात, वो आदमी आज तक मेरे को हर हफ्ते 2 या 4 मरीज भेजता, अरे उनने मेरा फ्री में, और सबको दिखाते, देखो यहाँ मेरा ये लीजन निकाला था, निशान नहीं है। आप सोचो, मैं मिला नहीं उनसे उसके बाद, या एक आध बार कहीं स्टेज एज पे मिला हूँगा। वो जिसको, वो अमरेंद्र पांडे के पास जाओ, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा। एक आदमी ऐसा जो मेरे को हर हफ्ते मरीज भिजवा रहा है, मैंने सोच के नहीं किया। जो आप काम बिना सोचे करते हो, वो आपकी बेस्ट मार्केटिंग होती है सर। आप अच्छा काम करो, पूरी कायनात लग जाएगी आपको सक्सेसफुल बनाने में। यस। तो सर आपके इस पूरे डिस्कशन का मैं क्रक्स इस
जो हमारी ऑडियंस है, यंग डॉक्टर्स होंगे, उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज आप सोशल मीडिया पे कुछ भी सर्च करने जाओ ना, तो वाई डॉक्टर्स आर लो पेड, डॉक्टर्स के बीच बेरोजगारी बढ़ रही है, डॉक्टर्स की पर कैपिटा इनकम घट रही है, डॉक्टर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये सब भरे हुए हैं। न्यूज़ आती है एक डॉक्टर की वैकेंसी के लिए 5,000 लोग इंटरव्यू देने आए, बट जो डॉक्टर सच में कर रहे हैं, जो गैप्स या अपॉर्चुनिटी है, उसको वो कैसे दिखाते हैं? हेल्थ केयर इज़ न्यू अपकमिंग सेक्टर, उसमें CAGR 14% से बढ़ रहा है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो सेक्टर वही है। बाकी सब लोग की बात करते हैं ग्रोथ की कि भाई ये सेक्टर बढ़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट वाले कमाएंगे, बट जो उसका ड्राइवर फोर्स है, डॉक्टर है, वो उसको हमेशा निचले एंगल पे दिखाते हैं कि भाई डॉक्टर की वर्क लाइफ बैलेंस घट रहा है, स्ट्रेस घट रहा है, सैलरी घट रही है, तो आपको ये फील्ड नहीं लेनी चाहिए। कॉन्ट्रेरी आपने जो पिक्चर प्रेजेंट करी है, अगर हमें हेल्थ केयर को इस नज़रिए से देखना चालू करें, उसके गैप एरियाज़ को देखें और सोचें जहाँ पे लोग नहीं हैं, मतलब लोकेशन सिलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत है वहाँ पे आप स्टार्ट करें, घर के पास करें, तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। सर मैं इसको यही जो कॉर्पोरेटाइजेशन है उस पर आपका एंगल जाना चाहूँगा कि ये मीडिया इस तरह की जो इमेजेस हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सेक्टर में बहुत बूम है, आप पैसा कमाओगे, बट डॉक्टर के लिए हमेशा इनकम वाइज भी नेगेटिव इमेजेस क्यों लाई जाती हैं कि इतनी सीटें बढ़ रही हैं, डॉक्टर की सैलरी अब घटती जाएगी, डॉक्टर कमाएगा नहीं, अगले 20 साल बाद आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। देखिए भैया, अगेन ये सवाल में आपको बहुत मेरे को समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है मेरे से। अभी तक का आपके जितने क्वेश्चन है उसका बेस्ट सवाल है। देखिए, डॉक्टरी धंधा नहीं हो सकता, हेल्थ केयर कैन नॉट बी अ इंडस्ट्री, इसको हमें इंडस्ट्री बनाना बंद करना। मैं एग्जांपल देता हूँ क्यों। आप मेरे मरीज हो, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करो आप मेरे मरीज हो। अब अगर मैं धंधा कर रहा हूँ, अच्छा धंधे को भी अपन बड़े गलत वर्ड्स में लेते हैं। जब मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की भी स्टडीज़ करी हैं, किताबें पढ़ी हैं, कोर्स करने का समय नहीं मिल पाया, मरीजों को छोड़ के एग्जाम नहीं दे सकता मैं, उसमें भी एथिक्स को हर जगह बिजनेस एथिक्स बोलते हैं, बट प्राय माना जाता है कि धंधा गंदा होता है, इसलिए मैं उसको उस सेंस में ले रहा हूँ। बट एथिकल बिजनेस इज़ द बेस्ट बिजनेस, इसकी बात अगेन कभी और। मगर किसी भी प्रकार का डॉक्टरी धंधा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डॉक्टरी धंधा है सर, तो आप मेरे पास आ रहे हो, तो अब मैं जितने टेस्ट कर दूं आपके, चाहे आपको जरूरत हो या ना हो, तो वो तो बिजनेस सेंस है। भैया मैंने इस आदमी के 40,000 के टेस्ट किए, मैं जितने की दवाई खिला दूं, यार दिन में 3 मल्टीविटामिन खिलाओ, जबकि जरूरत है कि नहीं, जबकि मल्टीविटामिन सिर्फ डिफिशियंसी में खिलाई जाती है, लेकिन नहीं, खिलाओ, पढ़ो, दो। मैं जो आपका प्रोसीजर कर सकता हूं वो आपके ऊपर कर डालूं, तो फिर तो ये बेस्ट बिजनेसमैन हो गया। कॉर्पोरेट अस्पताल सर यही कर रहा है, उसको चाहिए सस्ता डॉक्टर, तो वो एक डर फैला रहा है कि अरे डॉक्टरी में बहुत खराब है, मर जाओगे भूखो। कि आपको नौकरी मिले, आप बोलो अरे नौकरी मिल गई, मैं यहां से छोड़ू ना। आप ग्रोथ के बारे में, आप आगे बढ़ने के बारे में, क्यों भैया डॉक्टरी के लिए बोल रहा हूं। एक नौकरी उसकी लगी कुछ चपरासी की, उसमें इंजीनियर लोग खड़े हुए गुजरात में, और उनने वो पूरा बैरिकेड तोड़ दिया, उसका वीडियो डाला, उसकी बात क्यों नहीं होती। कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इंजीनियर्स को नौकरी मिल रही है, उनके एक इंजीनियर को नौकरी मिल जाती है 12 लाख पर एनम। उसको वो एक तो झूठ बोलते हैं, आधा जो वो पेपर में छापते हैं भैया, उतना तो कई डॉक्टर एक महीने में कमाते हैं। हम छपाते हैं क्या पेपर में, इस महीने हमने इतना कमाया, हमने इतना इनकम टैक्स रिटर्न दिया। कॉर्पोरेट वाले क्या चाह रहे हैं, जैसे एक चाय वाला था, वो चाय बना रहा था, एकदम से ग्राहक बढ़ गए, तो वो क्या करता है चाय वाला, उसमें पानी मिला देता है ज़्यादा, तो वो चाय में तो चल जाता है, वो डॉक्टरी में नहीं चल रहा। अभी NMC ने अड़ाम छड़ाम कुछ भी मेडिकल कॉलेज खोल दिए, क्या हुआ, वो उनका एक वो बाबा एजेंट पकड़ा गया जो पैसा लेके मेडिकल कॉलेज को परमिशन दिलाता था। जो आदमी खुद को भगवान बोल रहा है, सबसे पहले उससे बचो, चाहे वो मैं भी हूँ। कोई आदमी जो खुद की आरती उतरवा रहा है, खुद भगवान बोल रहा है, मेरा भगवान से कनेक्शन है, मोबाइल पे बात हो रही है, वो आपको मूर्ख बना रहा है। वो व्यक्ति आज नहीं तो कल जेल जाएगा। वैसे व्यक्ति को फॉलो करके NMC तक उस चक्कर में फंसी। आपने देखा ना 250 करोड़ का स्कैम निकला है, तो आपने मेडिकल सीट्स बढ़ाने के चक्कर में पूरा मेडिकल एजुकेशन का स्तर गिरा दिया। तो अभी सर आपके सवाल का पहला पॉइंट, कॉर्पोरेट आपको डरा रहा है, उसको सस्ते डॉक्टर चाहिए, तो वो आपके देश में सबसे बड़ा स्कैम जो चला रहा है वो ये चला रहा है कि नॉन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसको हम बोलते हैं BMS, BHMS, BOMS डॉक्टर, उनकी पढ़ाई के ऊपर कोई गुणवत्ता नहीं देखी जाती। होम्योपैथी जहां बना था वहां से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मैं किसी भी स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, मैं बात करता हूं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल की। ये क्या चाह रहे हैं, अध पके अध कचरे डॉक्टर बने, कहीं ब्रिज कोर्स चालू करा देंगे, कहीं बोलेंगे हम एलोपैथी वाले के साथ आयुर्वेद जोड़ देंगे, आयुर्वेद के साथ एलोपैथी जोड़ देंगे। उन मेडिकल कॉलेज में नॉन अटेंडिंग कोर्सेज करवाते हैं, वो क्लास भी नहीं जाते वो लोग, और बाद में एक डिग्री लेके आ जाते हैं। मैं आयुर्वेद का खुद बहुत बड़ा फैन हूं, मगर जब बीमारी हो रही है, अब वो एक कोई गंवार बाबा बोल रहा है कि टर करके इतने डॉक्टर मर गए, वैक्सीन
मत लगाओ। ऐसे गंवार जो कि आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं रखते, वो आयुर्वेद को बदनाम करते हैं। होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा क्वैकरी है क्योंकि आपका कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कॉर्पोरेट्स आपको डरा रहे हैं कि ये पहला पोर्शन हो गया। सेकंड, क्वैक्स की वजह से, मतलब अनधिकृत झोला छाप डॉक्टरों की वजह से पढ़े लिखे डॉक्टर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और सरकार इस पे चुप बैठी है क्योंकि उन्होंने झोला छाप लोगों को, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनको आयुष प्राइड से जोड़ दिया। वो आयुष प्राइड नहीं है, वो आयुष वालों के भी दुश्मन है, बट तुमने उसको उस एंगल से जोड़ दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, अनएम्प्लॉयबल, मतलब आपकी हैसियत ही नहीं कि आपको एम्प्लॉय किया जाए, क्योंकि आपने सीटें और मेडिकल कॉलेज इतने बढ़ा दिए हैं, कोई उनमें गुणवत्ता छोड़ी नहीं है। वो MBBS करके निकल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा मेडिकल कॉलेज का, मुझे पता है कि वो जो सिलेक्ट होते जिनका सरकार पैसा दे रही है, वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज वाला उसको बैठा के पढ़ा रहा है, भाई तू सेकंड ईयर में नहीं जाएगा तो मेरे को फीस नहीं मिलेगी सरकार से सेकंड ईयर की, कैसे भी धक्का दे के उसको सेकंड ईयर में। अब जब ये धक्का दे दे के सेकंड से थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आएगा, ये डॉक्टर किसी काम का रहेगा क्या भाई? अब तुम वो एग्जिट टेस्ट लाने वाले हो, अभी वो एग्जिट टेस्ट में जैसे ही पहली बार लोग फेल होंगे, लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लगाएंगे, नेता लोग बोलेंगे कि हमारे कास्ट के लोगों को ज़्यादा फेल किया, फिर वो तुम एग्जिट टेस्ट को भी ईजी कर दोगे। आपको मालूम है वो कौन सा देश है जिसने मॉडर्न मेडिसिन में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में सबसे ज़्यादा रिसर्च करी है? इंडिया है। तुम 150 करोड़ लोगों को देख रहे हो, तुमने किसने उसको मॉडर्न मेडिसिन को फॉरेन कॉन्सेप्ट बता दिया? मेरे देश में एलोपैथी जितनी प्रैक्टिस होती उतनी कोई इंग्लैंड अमेरिका नहीं करता। मैं अमेरिका गया था ट्रेनिंग लेने, वो लोग महीने में जितने मरीज देखते थे मैं एक दिन में देखता हूं। मेरा देश है जहां से सबसे ज्यादा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पैदा हो रही है, और तुम हाईलाइट किस चीज को कर रहे हो? बाबा रामदेव को। ये चीज है हाईलाइट करने वाली चीज है आपकी जो रिसर्च है। और अब देखिए, मेरे को गाली खाने से कोई दुख नहीं होता, क्योंकि देखिए अभी एक आखिरी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्रेमानंद जो महाराज हैं, उनने कुछ बोला। अभी आपने जो बोला ना, अपने घर के पास जब आप आते हो तो आपके रिश्तेदार होते हैं, दादी होती हैं, मौसी होती, चाची होती, ये आपके बच्चों को भी सही परवरिश देता है। जो अभी ये लिव इन की बात हो रही है, लिव इन कहाँ होता है? जब आदमी अपने घर से दूर जाता है, मेट्रोज में जाता है, तब कोई सोशल प्रेशर नहीं होता और उससे मानसिक विकृति आती है। अब वो बेचारे, कोई महाराज ने, जो जेन्युइन महाराज है, जो कोई धंधा नहीं चला रहा अपना, उस महाराज ने बोला कि लिव इन गलत है। उसने दोनों के लिए बोला, मेल फीमेल के लिए। लोग उसको बॉयकॉट, अरे क्या बॉयकॉट करोगे यार उसको? वो तुमसे कुछ मांग रहा है, वो कुछ लेने आ रहा है, मेरे को क्या बॉयकॉट करोगे? मैं कोई तुमसे धंधा थोड़ी मांगने आ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तुम्हें करना है करो बॉयकॉट, मैं कोई अपनी दवाई ऐसी थोड़ी बना रहा हूँ कि जो तुम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले लो। तो ये जो बाबा हैं जिनको IMA से इतनी लथाड़ पड़ी, तुम अगर आयुर्वेद के इतने बड़े वो हो, रक्षक हो, तो तुम आयुर्वेद का जो वैद्य है उसकी लिखी हुई दवाई को तुम बेचो ना। तुम क्यों बता रहे हो दवाई की, जाओ मेरी दुकान से ये दवाई खरीद लो? मैं अभी इंटरव्यू में बोल रहा हूं क्या, जाओ मेरी फार्मेसी से ये वाली दवाई ले लो? दैट इज अ क्राइम। बिना मरीज को देखे, बिना मरीज की, और झूठ पे झूठ लिखा। ये जब इस देश में चल रहा है, उनने लिखा जिसको कैटरैक्ट है वो हमारा आई ड्रॉप डालेगा, कैटरैक्ट ग्लाउकोमा ठीक हो जाएगा। कोई रिसर्च करी डॉक्टर साहब आपने कि उसकी वजह से कितने कैटरैक्ट ग्लाउकोमा के मरीज अंधे हो गए, या कितने कैटरैक्ट ग्लाउकोमा के जो मरीज थे वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचे, अंधे हो गए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचे, वो डॉक्टर को वो एक्सपीरियंस, वो डॉक्टर को वो प्रोत्साहन नहीं मिला जो वो केसेस को अटेंड करके मिलता। कोरोना को उनने कोरोनल बनाई थी, कितने लोग मरे कोरोनल से? अगर वो किसी और देश में होते तो उनको जेल हो गई होती। बट आजकल क्या है, पहले के ज़माने में जो जितना बड़ा चोर होता था वो जाके सीधे कांग्रेस का सेवा दल होता था, वो ज्वाइन कर लेता था। अब जिसको चोरी करनी है वो भगवा पहनेगा, RSS की 2-3 मीटिंग, BJP की 2-3 मीटिंग, उन संस्थाओं का भी वो नाम खराब करते हैं। इनको भी छन्ना लगाना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर कि ये अंदर आके हमारे हिंदुओं का, हमारे भगवा का नाम खराब ना करें। हम लोग जैसे लोग हिंदू हैं जो बैठ के आपके लिए काम कर रहे हैं, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपको जहां जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे, बट आप कुछ पैसे के लिए ऐसे लोगों को एंट्री दे देते हो जो आपका, हमारे पूरे सनातन धर्म का, हमारे पूरी मेडिकल फर्टर्निटी का न केवल इंडिया में नाम खराब करते हैं, विदेशों में भी नाम खराब करते हैं। इसीलिए ये चलता रहे। डॉक्टरी बड़ा खराब है कि इंटेलिजेंट लोग डॉक्टरी में ना आए। इंटेलिजेंट लोग कहाँ जाएं? MBA करने जाएं। वो लोग क्या करें? वो डॉक्टरी को धंधा बनाएं। अमरेंद्र पांडे डॉक्टर बन गया, नुकसान हो गया ना? ये ऐसी बात कर रहा है दिलेरी से, क्योंकि उसको डर नहीं है। अमरेंद्र पांडे अभी बिजनेस में होता, तुम्हारा कोई शेयर ऊपर नीचे करता, बाबा रामदेव के लिए काम करता, उसका कोई नया शरबत निकालता, उसको जिहाद से जोड़ देता और उसको वो शरबत को बेचने में मदद करता, तो अमरेंद्र पांडे कितना काम का होता भैया। तब तो अमरेंद्र पांडे को बहुत पूजा जाता। आपको हर चीज को धंधा नहीं बनाना है। जैसे एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट, हेल्थ केयर शुड नॉट बी फॉर प्रॉफिट। तुम्हारी वजह से वो प्रॉफिट है, क्योंकि तुम हर जगह पे हेल्थ केयर वाले की गर्दन पकड़ते हो, तो वो चीज को खरीदने के लिए उसको प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। तुम उसको हर चीज फ्री में दे दो, वो कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा, उसकी तनख्वाह फ्री। मैंने जब राहुल गांधी देश के सूडो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि चलती तो उन्हीं की थी, तो मैंने राहुल गांधी जी को भी लेटर लिखा है, मैंने मोदी जी को भी लेटर लिखा है कि भैया आप
ये आयुष्मान भारत मत चलाओ, आप अस्पतालों को के मैनेजमेंट से बात करके अस्पतालों को किराए पे उठा लो। जैसे मेरे अस्पताल को चलाने का खर्चा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लो महीने का 20 लाख है, वो 20 लाख मुझे दे दो, कोई एक नॉमिनल प्रॉफिट दे दो, मैं ही अपना अस्पताल चलाऊंगा और वो अस्पताल मरीजों के लिए फ्री कर दो। आप समझ रहे हैं तुमको कितना सस्ता पड़ेगा, बट वो क्यों नहीं करना? क्योंकि जो आका बैठे हैं, जो असली में सरकार चला रहे हैं कठपुतली से, कॉर्पोरेट्स, उनको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भैया हेल्थ केयर $multi-billion इंडस्ट्री है, लोगों की सफरिंग और बीमारी से लोग अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं। जब ये कमाई नहीं होती थी ना, तब डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता था। अब इसको कमाई में कन्वर्ट कर दिया। बट होता क्या है, कॉर्पोरेट हैं 10% जो बदमाशी कर रहे हैं, वो 10% कॉर्पोरेट के पीछे 90% अच्छे डॉक्टर्स को तुम मार रहे हो, उनको तुम गाली बक रहे हो। उनको लगता है यार हमको तो गाली खाना है, हम कब तक अच्छा करेंगे। हमारे जैसे उल्टे दिमाग के लोग कम हैं, तुम हमको कितनी भी गाली बको, हम तो महाकाल बाबा के भक्त हैं। महाकाल बाबा को कम गाली बकी क्या लोगों ने? भाई प्रजापति दक्ष ने तो क्या क्या बुलाया उनको, फिर मुंडी कट गई उनकी बाद में, बट क्या क्या बुलाया। तो भाई जैसे तुम महाकाल बाबा का तिरस्कार करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जो हैं वो हैं, वैसे हम उनके भक्त हैं, हम जो हैं वो हैं। हमको तुमको जितनी गाली बकना है बको, हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे, हम कर्मयोगी हैं। महाकाल बाबा ने इतना दे दिया कि हम आज चाहें तो आज रिटायर हो जाएं। मैं सही में, मतलब लोग बोलते हैं कि झोली उठा के चला जाऊं, मैं जाऊंगा कहीं नहीं, यहीं रहूंगा, इसी देश का हूं, तब मैं इतना सच बोल पा रहा हूं। हर डॉक्टर, आप अपने दिल ही दिल जानते हो जो मैं बोल रहा हूं वो सच है, बट इतनी बेबाकता से बोल नहीं पाओगे। क्यों? कोई केस ना कर दे, कोई भी आप नेता बुरा ना मान जाए, कोई बाबा बुरा ना मान जाए, ये हम लोग को डर नहीं है भैया। तुमको जो बुरा मानना है मानो, तुम जितना हमारे से लड़ोगे उस बात को और हम ऊपर ले पाएंगे, हम कोर्ट जा पाएंगे। हमको फेमस होने का भी तो जरिया चाहिए, हमसे जितना बड़ा आदमी लड़ेगा हम उतना बड़ा फेमस होंगे। अभी तक हमने बात करी कि एक व्यक्ति या डॉक्टर को कैसे एक हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहिए, क्या रेगुलेशन है, क्या कंपटीशन है, कॉर्पोरेट क्या कहता है, प्राइवेट प्रैक्टिस क्या कहती है, कितना वो पर डे अर्न कर सकता है। इन सब के बाद जब वो दिन रात प्रैक्टिस करता है, पेशेंट्स की भलाई के लिए काम करता है, कभी कभी वो अपने आप को बर्नआउट फील करता है। मेंटल हेल्थ ऑफ डॉक्टर और फिजिकल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज आजकल किसी भी एक डॉक्टर को कुछ भी हो जाता है, ज़रा सी चीज़, मीडिया उसको जरूर उसको बताती है एनहांस करके कि डॉक्टर्स की फिजिकल हेल्थ ख़राब है, मेंटल हेल्थ ख़राब है। तो क्या किस लेवल पे डॉक्टर्स को अपनी खुद की देखभाल करना ज़रूरी है, ये भी हम डॉक्टर अमरेंद्र पांडे सर से सीखेंगे, बिकॉज वो एक मेंटोर हैं फिजिकल हेल्थ के भी और साथ में मेंटल हेल्थ के भी। कई बार एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको लगता है कि डॉक्टर साहब की बात सुनते से मज़ा आ गया, आधा मर्ज ठीक हो गया। डॉक्टर के ऊपर जो स्ट्रेस रहता है उसकी एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेडिकल कॉलेजों के जो HOD होते हैं वो जिस तरह से डॉक्टरों को ट्रीट करते हैं, रेसिडेंसी के दौरान जो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो डॉक्टर को लगता है यही नॉर्मल ज़िंदगी है कि एक दिन में कोविशील्ड की को लेके तो अब इंटरनेशनली डेटा आ रहा है, कंपनी ने खुद मान लिया है कि कार्डियक इश्यूज़ हैं। मैं ये अपने आप को नहीं सोचता कि मैं अमर हूँ, कि मेरे साथ कुछ नहीं घटना घट सकती। जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप हर कुछ चीज़ कमा सकते हो, मगर आप बीता हुआ समय फिर से नहीं कमा सकते। आपने उतनी मेहनत करके पैसा कमा लिया, वो पैसा आपके बच्चों को बिगाड़ने के काम में आएगा। आपका बच्चा मेहनत करेगा नहीं, आपके बच्चे को लगेगा सब मेरा पिता छोड़ के चला गया है। आप जब हजम ही नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे? मैं आपको निठल्ला होने नहीं बोल रहा हूँ। कुछ पहले के गंवार लोग थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी, कुछ उसमें से डॉक्टर भी थे जो बोलते थे जिम जाने से भट्ट दिमाग हो जाते हैं या जिम जाने से नुकसान हो जाता है। मूर्ख लोग थे। ट्रंप अपने लिए नोबेल प्राइज़ मांग सकता है, तो हम क्यों अपने लिए ओलंपिक मेडल और नोबेल प्राइज़ की नहीं सोच सकते? हमने ये मान लिया कि हम डॉक्टर्स हैं तो हमें पूजा अर्चना कम करनी चाहिए। यदि आप भगवान के करीब रहेंगे, आपको डिप्रेस फील हो रहा है, आप वैष्णो देवी हो आइए, आप महाकाल बाबा के दर्शन कराइए, आप मैहर माता के पास चले जाइए, शारदा माँ के पास, आप महाकाल बाबा की भक्ति करो। आपके हृदय में या तो डर का वास हो सकता है या तो महाकाल बाबा का। तो AI के थ्रू उसको पॉजिटिव चीज़ें बोली जाएं, मतलब वो सिंपल AI को बोले आई एम फीलिंग डिप्रेस, तो कोई कॉल सेंटर से उसको कनेक्ट कर दिया जाए, या वो AI असिस्टेंट आके उससे पॉजिटिव बातें करने लगे। सिर्फ पैसा कमाने डॉक्टरी में मत आइए। पैसा सिर्फ कमाना है तो भाई कुछ भी करके तुम कमा सकते हो। विशाल मेगा मार्ट वाला करोड़पति है, किराने की दुकान खोलो, जूता बेचो, चप्पल बेचो, पंखा बेचो, TV बेचो, सब में पैसा है।